चलिए अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां हमारे साथ अभी 3 मेहमान हैं। मीनल चौबे हैं, महापौर हैं रायपुर की, वो हमारे साथ हैं। 4 मेहमान हैं, भावना गुप्ता जी भी सीनियर आईपीएस ऑफिसर हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत। मीनल जी आपका स्वागत। और नेहा शलमन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ हैं। और मेनका श्रीवास्तव हैं, मॉडल हैं और आज की युवा महिला, आज की युवा आकांक्षाओं से भरी लड़कियां जो हैं उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। मेनका जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं महापौर मीनल चौबे जी का रुख करूंगा। मीनल जी, एक ऐतिहासिक पल है कि जिस तरह से ये कानून बनने की तरफ अभी तो मैं यही कह सकता हूं कि बढ़ रहा है। बाकी इस सत्र के दौरान जो विशेष सत्र है, चीज़ें आपके हमारे सामने होंगी, लेकिन एक ऐतिहासिक पहल है। कैसे देखती हैं आप? जी मीनल जी। जी, आप सबको मेरा सादर नमस्कार है। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम यह केवल एक कानून नहीं बल्कि भारत की नीति बदलने वाला एक संकल्प है। और दशकों तक जो केवल नारों में था उसे वर्तमान सरकार ने धरातल पर उतारा है। और मुझे लगता है कि किसी भी लोकतंत्र को तब तक सशक्त नहीं माना जा सकता जब तक उसकी आधी आबादी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में बराबर की हिस्सेदारी मिले। 33% आरक्षण के साथ हमारी महिला बहनें जो सिर्फ पहले वोट बैंक हुआ करती थी, अब उनको नीतिगत निर्णय करने का भी अधिकार होगा, नीतियां बनाने का भी अधिकार होगा और निर्णय भी वो करेंगे। तो जिस प्रकार संवेदनशीलता के साथ जो हमारी बहनें हैं वो नीतियां बनाएंगी, मुझे लगता है उसी के हिसाब से उसका पालन भी महिलाएं करवाएंगी। बिल्कुल मीनल जी, लेकिन लड़ाई अधूरी तब होती है जब तक महिलाएं स्वयं सिद्धा नहीं बनती हैं। उनके भीतर का जो आत्मविश्वास है जब तक वो सामने नहीं आता है, क्योंकि माफ़ कीजिएगा, राजनीति में हमने बहुत देखा है कि बागडोर कहीं और होती है। महिलाएं चुन ली जाती हैं, सिलेक्शन हो जाता है, विधायक बन जाती हैं, सरपंच बन जाती हैं, लेकिन बागडोर कहीं और होती है। ये नहीं होना चाहिए। भावना जी, आप एक ऐसी युवा आईपीएस ऑफिसर हैं जिनमें हमने शक्ति भी देखी है। और अफसरनामा में जब आपसे बात हुई थी तो हमने ये भी समझा था आपसे बातचीत के दौरान कि आपके पेरेंट्स ने जो मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़े रहे, उन्होंने कितना आपको कभी जेंडर बायस में परवरिश नहीं दी। उन्होंने कभी लड़के और लड़की के अंतर से आपकी परवरिश नहीं की। काश हिंदुस्तान का हर घर इस तरह से बदल जाता, जो संभव नहीं है। बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत लंबी लड़ाई है उन लड़कियों के लिए जो स्लम में रहती हैं, जो बहुत कंजर्वेटिव एटमॉस्फेयर में रहती हैं। कैसे आप देखती हैं? क्योंकि असली आत्मविश्वास है महिलाओं के भीतर का। जब तक वो नहीं होगा तब तक आपको शक्ति कितनी दे दी जाए, आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। जी आपका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच रहा है जब तक शायद। जी चलिए, मैं लौटता हूं आपकी तरफ, कुछ सेकंड्स में फिर लौटता हूं। इसी सवाल को मैं लेकर चलता हूं नेहा जी की तरफ। नेहा जी, एक क्विक रिएक्शन आपका। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि स्वयं सिद्धा होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। आज हम जिस भी प्रोफेशन में हैं, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, सबसे पहले एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने अंदर से वो चीज़ आती है। अगर मैं भारत की बात करूं तो करीब 68-69 करोड़ महिलाएं जो हैं वो भारत में हैं। अगर केवल छत्तीसगढ़ की बात करूं तो करीब 1.6 करोड़ महिलाएँ हैं हमारे ही राज्य में, लेकिन उसमें से पॉलिटिक्स में हमें कितनी नज़र आती हैं। तो जब हम नाम देखते हैं कि पूरे भारत में या सिर्फ छत्तीसगढ़ में, राज्यसभा में या लोकसभा में हमें कितनी महिलाएं दिखती हैं, तो संख्या हम 5 की गिनती के बाद शायद आगे हमें नाम याद करना पड़े। और तब हमें ऐसा लगता है कि ये कोई सुपर लेडी, सुपर पावर होगी इनके पास, जिन्होंने बहुत ही संघर्ष करके आगे बढ़ी हैं। और हम एज अ नॉर्मल महिला इस दौड़ में आगे नहीं जा सकते। तो ये एक दिमाग से ये चीज़ें हटाने के लिए ये जो बिल पास किया गया है, ये जो हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, ये बहुत बड़ी बात है कि अब जब 33% महिलाएं हमें राज्यसभा और लोकसभा में नजर आएंगी, तो एक जनरलाइज्ड, एक नॉर्मलाइज्ड सीन नजर आएगा कि हाँ, महिलाओं का आगे आना नॉर्मल है। और वो जो हमारे माइंडसेट पे, हमारे दिमाग में जो इस बात का असर पड़ेगा, फ्यूचर में डेफिनेटली
डेफिनेटली बहुत अच्छी महिला लीडर्स जो हैं वो निकल करके आने वाली हैं। उसकी ये जो शुरुआत है वो यहाँ से हुई है। मैं इस तरह से इस चीज़ को देखती हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा। आप क्या जोड़ना चाहेंगी मेनका जी इसमें, क्योंकि अंदर की जो शक्ति है वो भीतर की ही शक्ति होती है। कोई भी अगर अपनी उस शक्ति को जगा लेता है, पुरुष और स्त्री में इस सवाल को मैं नहीं उलझा रहा हूँ, ऐसे कई पुरुष मैंने देखे हैं और हमेशा मैंने ये पाया है कि अगर आपके भीतर की वो शक्ति जागृत नहीं है तो आप सफलता तक नहीं पहुंच पाते हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि मैं जिस फील्ड से हूँ, मैं एक मिसेस इंडिया हूँ और मॉडल हूँ। तो हमारे फील्ड में ऐसा देखा जाता है सर कि आप अपनी शक्ति को आगे बढ़ाएंगे, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस ही ज़्यादा आगे रहेगा तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि आप बहुत लोगों के सामने, आप एक स्टेज पे आप एक शो कर रहे हैं, तो अब इसके थ्रू ऐसा होगा कि महिलाएं, जैसे इस फील्ड में क्या है कि लोगों को ये पता चले कि महिलाएं सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं है, जब वो अपना कैरियर भी संभाल सकती हैं तो एग्जैक्टली देश भी संभाल सकती हैं सर। बिल्कुल, और आपने एक सही कहा। अच्छी डिसीजन मेकर बन सकती हैं। जी जी हाँ जी। मेनका जी, कैसा लगा आपको जब आपने ये प्रोफेशन चुना? क्योंकि माफ़ कीजिएगा, आमतौर पर मिडिल क्लास फैमिली में मॉडलिंग या फिर एक्टिंग ये बहुत आकर्षक करियर नहीं माने जाते हैं और कई तरह की हमारे दिमाग में ऐसी धारणाएं भी हैं कि ये ठीक नहीं है। ख़ासतौर से यहाँ महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, कास्टिंग काउच जैसी चीज़ें सामने आती हैं। आपने इन चुनौतियों को, क्या परिवार ने पूरा समर्थन किया या आप स्वयं सिद्धा बनी? नहीं, मेरे परिवार में समर्थन भी हुआ, मतलब मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी ने मेरा समर्थन किया जी। बाकी मम्मी पापा हैं या सास ससुर हैं तो वो लोग पुराने ख्याल के हैं, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं थी जी। बट और लोगों ने, बहुत लोगों ने समर्थन किया सर जी। और ये जो कैरियर है, आपने बोला, ठीक सही बताया आपने कि यहाँ लोग अच्छे नहीं होते हैं, बहुत अच्छे नहीं होते हैं सर। आपको यहाँ सरवाइव करने के लिए बहुत मतलब बोल्ड होना पड़ेगा और मैंने भी बहुत कुछ झेला, ऐसा नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि अगर इस मैं आऊँ तो मैं मतलब महिलाओं को ना मॉडलिंग कैरियर में मैं चाह रही हूँ कि आगे वो लोग बढ़े, निकले और जो सोच है ना सर, वो सोच से आगे बढ़े कि मॉडल ऐसी होती है वैसी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए सर, आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जाएंगे ना तो कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, बट जो सामने जो चीजें आती है वो बुरी आती हैं। अच्छी चीजें तो मैं चाहती हूँ कि चलो इस मतलब जो रिजर्वेशन है इसके थ्रू ये ऐसी महिलाएं भी आगे बढ़ पाए। मैं सहमत हूँ और मेरे कुछ फिल्म इंडस्ट्री में मित्र हैं भावना जी, और हम जब बात कर रहे थे, रेखा जो एक्ट्रेस है नामचीन, तो हम ये बात कर रहे थे कि वो अकेले रहकर भी जीवन में कई चुनौतियों का सामना करके भी कितनी खुश हैं। आप अभी भी उनको देखेंगे तो वो फुल ऑफ लाइफ हैं। उनका सजना, उनका संवरना, उनका शोज़ में आना, ये उनके भीतर का आत्मविश्वास है जो कहता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ। भावना जी, इसी पर एक क्विक रिएक्शन, सवाल आपने सुन ही लिया था, एक क्विक रिएक्शन आपका, भावना गुप्ता जी। जी जी नमस्कार शरद जी, फॉर हैविंग मी ऑन द शो। फर्स्टली मैं अगर पुलिस विभाग की बात करूं तो अगर हम निरंतर देखें रिप्रेजेंटेशन की, जहां तक बात है, 1970s में वी हैड लेस देन 2% विमेन ऑफिसर्स, जो आज बढ़ के तादाद उसमें 12% हो गई है। तो ग्रेजुअली पुलिस विभाग में रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इज इंक्रीजिंग, विच इज वेरी गुड एंड अप्रिशिएबल। हमारी जो पॉलिसीज हैं, चाहे लीव पॉलिसी हो, ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी हो, मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है वो निश्चित महिलाओं के लिए और सकारात्मक और बेहतर हो रहा है और आगे और बेहतर होने की आवश्यकता है। इवन इन पुलिस देयर इज नीड कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के गाइडलाइंस हैं कि 33% रिप्रेजेंटेशन उसमें होना चाहिए। तो उस दिशा में कुछ राज्य आगे बढ़े हैं और कुछ फासले ऐसे हैं जो हमको तय करने हैं। तो ये तो हुई पुलिस विभाग की बात। लेकिन जो आपका दूसरा प्रश्न था, मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से आत्मविश्वास महिलाओं में बहुत जरूरी है
और चाहे पुलिसिंग का प्रोफेशन हो चाहे कोई अन्य प्रोफेशन हो, अगर आप अपने एक्शंस के लिए एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढेंगे तो शायद आपको परेशानी हो सकती है। आप इसको ऐसा समझिए, या मैं इसे ऐसा देखती हूँ कि आप खुद को अगर एक छोटे घर में या एक छोटे स्ट्रक्चर में फिट करना चाहें और आपका कद बड़ा है, तो निश्चित रूप से आपको वहां पे सफोकेशन होगा। तो आपका जो वैलिडेशन है आपके एक्शंस का, वो इसेंशली इंटरनल होना पड़ेगा। और यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर एक्शंस, एंड एज लॉन्ग एज यू आर रेडी टू टेक योर डिसीजंस एंड लिव बाय द कॉन्सिक्वेंसेस, तो निश्चित रूप से आपको कार्य करने में काफी आसानी होगी। बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं ये चीज़ बार बार अनुभव करता हूँ। मैं चलूँगा, इस वक्त हमारे साथ अवंतिका श्रीवास्तव भी जुड़ी हैं, पूर्व मिसेज एशिया रही हैं। अवंतिका, ये सफ़र तय करना आसान नहीं होता। पहले तो एक क्विक रिएक्शन, जिस तरह से ये एक बड़ा कदम उठने जा रहा है 33% महिला आरक्षण का, एक क्विक रिएक्शन, और थोड़ी अपनी जर्नी पर भी बताइएगा। जी जी अवंतिका। मुझे लगता है उन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। चलिए, मैं मीनल की तरफ एक बार फिर रुख करूंगा। महापौर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनल जी, चुनौतियां राजनीति में आप आई तो ये आसान नहीं था कि इस तरह यहाँ आना और इस तरह से आगे बढ़ना। कितना सपोर्ट रहा आपके परिवार का? आपके परिवार ने कितना सपोर्ट किया? क्योंकि राजनीति और घर, एक स्त्री जब प्रोफेशन में रहती है, चाहे वो नौकरी करे या राजनीति में रहे, घर की जिम्मेदारियां उससे कोई नहीं कहता कि नहीं, अब ये पुरुष कहता है कि मैं संभाल लूंगा, झाड़ू भी लग जाएगी, सारी सफाई भी हो जाएगी, खाना भी बन जाएगा। जी मीनल जी। देखिए, आसान तो कुछ भी नहीं होता, और आसान तो जीवन जीना ही नहीं होता। मगर मुझे लगता है कि जब मैं राजनीति में आई, और मुझे अब काफ़ी समय भी हो गए हैं, प्रारंभ में मतलब मेरा ऐसा था कि मेरी घर के प्रति जो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम हो जाए, उसके बाद मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में, सक्रिय राजनीति में प्रवेश करूं। और राजनीति में आने के बाद बिना परिवार के सहयोग के, बिना बच्चों के सहयोग के हम कोई भी काम नहीं कर सकते, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो अन्य फील्ड में भी हो। मगर मैं आपको बहुत लिटरली बताना चाहूँगी कि जब महिलाएं किसी भी क्षेत्र में उतर जाती हैं तो उसके प्रति वो पूरी गंभीर रहती हैं। देखिए, पहले हमारी प्राथमिकताएं कुछ और थी, और उसके बाद का समय पूरा हमारा होता था। मगर जब मैं राजनीति में आई तो उसके बाद मैंने अपना टाइम बांट लिया। जो मेरा पहले का जो बहुत कंफर्ट जोन था, जिसमें मैं बहुत आराम से, जो बाकी जो नॉन वर्किंग, जो हाउस वुमेन है, घरेलू महिलाएं हैं, वो जो करती थी वो मैं भी करती थी। पॉलिटिक्स में आने के बाद जो मेरा अपने लिए जो समय था वो ख़त्म हो गया। मैं घर और राजनीति में बहुत सामंजस्य बनाने का प्रयास की, घर वालों का पूरा सपोर्ट मिला, और बहुत सारे ओपिनियन मेरे हस्बैंड भी, चूँकि मुझसे पहले वो पॉलिटिक्स में थे, तो मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछती थी। स्टार्टिंग में वो मुझे बताए, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सीधा कहा कि आप सब कर सकते हो, आप करो, आप अपना निर्णय खुद लो, आप बाहर फील्ड में काम करने जा रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। और फिर मैं स्वयं करने की कोशिश की। मैं फिर ये कहूँगी कि महिलाओं में थोड़ी गंभीरता तो होती है, अगर वो काम करने के लिए निकल रही हैं तो उनको लगता है कि मीनल जी, मैं तो कहूँगा अच्छी खासी गंभीरता होती है। इतनी गंभीरता होती है कि वो अपनी एबिलिटी से, अपनी योग्यता से बहुत कुछ आसपास बदल देती हैं, और वो जितनी भी टॉप पोजीशंस पे या निचले स्तर पर रही हों, उन्होंने जहाँ भी उन्होंने काम किया है, उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। अवंतिका जी, एक क्विक रिएक्शन आपका, ये जो कदम उठने जा रहा है, और छोटा सा आप भी अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि एक महिला के भीतर वो कौन सी ताकत है जो उसे मिसेज एशिया तक ले जाती है, और इसमें पुरुषों का कितना योगदान होता है। जी अवंतिका जी। जी, योगदान तो देखिए परिवार का लगता ही है, और अकेले तो सफर नहीं किया जाता। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि जर्नी आसान कुछ भी आपको जीवन में हासिल करना है तो वो रास्ता मुश्किलों से भरा होता है, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी का सहयोग तो जीवन में होता ही है जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है।
और मेरी जर्नी भी कुछ ऐसे ही थी। एक जल्दी शादी हुई और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लगा नहीं कि सेलेक्ट होंगी, लगा नहीं कि आगे बढ़ पाऊंगी, पर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कॉन्टेस्ट में आगे गई, काफी कुछ सीखने को मिला और वहां से जीती। और रही बात ये जो 33% आरक्षण मिल रहा है, 33%, तो ये एक बहुत अच्छा, मतलब मोदी जी ने जो है, ये सरकार ने बहुत अलग अलग और बहुत नए नए किस्म के फैसले करे हैं, जिन्होंने देश में काफी एक स्ट्रक्चर दिया है देश को। तो उसमें तो मतलब क्या ही कह सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। एक चीज जो हमें इसके पीछे समझनी होगी वो ये है कि आरक्षण का रिक्वायरमेंट तभी होता है जब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये श्रेणी, ये लोग थोड़े पीछे रह जा रहे हैं, तब उनको सहारा देने के लिए आरक्षण। तो अब शायद आजादी के इतने सालों बाद हमें आरक्षण के बिना महिलाएं वहां होनी चाहिए थी, क्योंकि जी देश के जी हर फैसले में महिलाओं का योगदान बहुत जरूरी है, क्योंकि पुरुष और महिला इन दोनों की सोच समानता में भी थोड़ी अलग अलग होती है, हमारे सोचने का बिल्कुल नजरिया, वो जी देश में इंक्लूड करना देश के फैसलों में बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल, वक्त कम है, नहीं तो और इस चीज़ को मैं आगे बढ़ाता। भावना जी, एक क्विक रिएक्शन, चूँकि आप साइकोलॉजी भी एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते समझती हैं। हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के पिता हैं, नामचीन साहित्यकार, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि पुरुषों के लिए महिला रहस्य हो सकती है, लेकिन महिला के लिए पुरुष कभी रहस्य नहीं होता। यानी उन्होंने एक कहीं ना कहीं इंडिकेट किया है कि महिलाएं साइकोलॉजी में बड़ी बड़ी प्रवीण होती हैं और बहुत जल्दी वो समझ जाती हैं इंटेंट क्या है, किस तरह से। ये उनकी एक एबिलिटी है, मुझे लगता है कि ये एक बड़ी ताकत है उनकी। कि क्या कहेंगे आप इसमें? जी जी बिल्कुल शरद जी, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि अगर मैं पुलिसिंग की बात करूं, तो जो नेचुरल एबिलिटीज वुमेन में हैं, चाहे उनकी संवेदनशीलता बोलिए या उनका जो जुझारूपन है, वो निश्चित रूप से आपको हेल्प करता है। आपकी जो इंक्विजिटिव इंस्टिंक्ट है वो आपको आपके प्रोफेशन में भी हेल्प करती है और किसी भी प्रोफेशन में हेल्प करती है। बट दैट सेड, देयर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जिसमें हमारी एक प्रोफेशनल ड्यूटी है, एक स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी है, एक पर्सनल वल्नरेबिलिटी है। एक पुरुष जो है, जो वो ऑफिस में है तब भी ऑफिसर है, जब घर आते हैं तब भी ऑफिसर है। वेरी वेरी लेकिन ट्रू। अगर महिला जी ऑफिस में ऑफिसर है, व्हेन जी शी इज कमिंग बैक एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर इन लॉ। वेरी सो ट्रू। दैट स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस कहीं ना कहीं सोसाइटी में है, और ग्रेजुअली आवश्यकता है कि उसको कैसे कम किया जा सके। बहुत अच्छी बात उसमें कही आपने, फैमिली की कहिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। बहुत अच्छी बट बात जो कही। जी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स भगवान ने दिए हैं, निश्चित रूप से आपको किसी भी फील्ड में वो आपको हेल्प करते हैं। पुलिस ऐसा विभाग है जहाँ पे संवेदनशीलता की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि समाज का सबसे पीड़ित वर्ग आपके पास न्याय के लिए आता है। जी तो जी वहां पे महिलाओं का होना, महिलाओं का बढ़ना, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट के रूप में काम करता है। बिल्कुल। और मैं कन्फेस करता हूँ आप सभी के सामने, प्रणाम करते हुए आप सभी नारी शक्ति को, कि मैं घर में झाड़ू बहुत अच्छी लगा लेता हूँ, बेडशीट्स बहुत अच्छी बिछा लेता हूँ, साफ़ सफाई के काम में बहुत प्रवीण हूँ, लेकिन एक चीज़ मुझे अभी भी कसकती है कि मैं खाना नहीं बना पाता हूँ। और मैं इस संसार से विदा होने के पहले मैं भरोसा दिलाता हूँ आप सभी को और अपनी जीवन संगिनी को भी कि मैं ये काम भी ज़रूर सीखूँगा। और किसी दिन एक बहुत ही स्वप्निल, एक बहुत ही इमेजिन किया हुआ एक डिनर या लंच मैं उनके लिए प्रस्तुत करूंगा, तो मेरी आत्मा को बहुत बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और आप सबको मैं प्रणाम करता हूं कि वाकई आप हैं, तो हमें विश्वास है कि ये जो समाज है, सोसाइटी है। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की भावना जी, कि हम पुरुषों को आगे आना पड़ेगा और विलिंगली आना पड़ेगा, बिना किसी प्रेशर के आना पड़ेगा। और एक बड़े स्ट्रक्चरल परिवर्तन की ज़रूरत है एजुकेशन में, स्त्रियों को आदर देने में, स्कूल से छुटपन से उनका सम्मान करने से, उनको प्रणाम करने से, तब जाकर हम उस भारत की कल्पना कर पाएंगे कि हम टॉप 10 में होंगे। और मुझे बहुत खुशी होगी जिस तरह सफाई में हम झंडे गाड़ रहे हैं, जब हम देखेंगे कि दुनिया में महिलाओं का आदर करने में भी भारत
टॉप 10 कंट्रीज़ में से है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ बहुत बेहतर होगा। एक बार फिर आप सभी का बहुत शुक्रिया, और अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, और आगे देखिए हमारा ख़ास प्रोग्राम, और मुझे यहीं पर दीजिए इजाज़त। प्राइम टाइम हमारा ये ख़ास बुलेटिन ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।